बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले रावलपिंडी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक वाक़या पेश आया और वो अभी थोड़ी देर पहले रात में लेट नाइट रिपोर्ट हुआ है, और वो ये है कि नामालूम अफराद जो हैं, और इनके बारे में उमर अयूब खान साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि वो एजेंसी से मुतल्लिका लोग हैं जो दाखिल हुए हैं पार्लियामेंट लॉजेस में। पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो महफूज जगह समझी जाती है, जैसा कि समझा जाता है कि कौमी असम्बली, थोड़े दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर अटैक हुआ था, नकाब पोशों ने आकर वहाँ पे MNAs को गिरफ़्तार किया था। और अब इसी तरह जो है वो ख्वाजा शहराज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, और जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी बेईमाना तशद्दुद किया गया, और ये नामालूम अफराद हैं जिन्होंने आकर वहाँ पर टॉर्चर किया है। ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, मैं आपको बता दूँ। लेकिन आज का जो इम्पॉर्टेंट दिन है वो रावलपिंडी के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि एहतजाज किया जाएगा रावलपिंडी में। लियाकत बाग जो है वो इस एहतजाज का मरकज़ी पॉइंट था। पहले तो मनाज़िर आए लियाकत बाग से, उसको ताले लगा दिए गए, सील कर दिया गया, वहाँ पे कंटेनर्स पहुँचा दिए गए, पुलिस की नफरी पहुँचा दी गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज, जहाँ पे जो निकलता है वहाँ उसको गिरफ़्तार किया जाता है, वार्निंग दी जाती है। फिर 2 दिन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोग्राम है एहतजाज करने का, तो 2 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया रावलपिंडी में। और ये पहले भी करते रहे, हमेशा से ऐसे ही करते रहे, हर हुकूमत ही करती है, लेकिन ये हुकूमत बार बार करती है, बहुत ज़्यादा करती है, फस्तायत में ज़रा 4 कदम आगे निकली हुई है। तो दफ़ा 144 इन्होंने नाफिज कर दी, और रेंजर्स को भी कॉल कर लिया गया। रेंजर्स की 6 कंपनियाँ बताई जा रही है जी, उनको भी पहुँचाया गया। फिर जगह जगह पे कंटेनर्स खड़े किए गए, हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों को परेशान किया गया। सैकड़ों कंटेनर्स पकड़ के उनको रोक लिया गया। जो कंटेनर के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, वो साथ मौजूद होते हैं, जो हेल्पर्स, वो बेचारे मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए बता रहे थे कि जनाब हमसे तो पुलिस पैसे भी ले लेती है, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया, और ये पुलिस को तो ऑर्डर मिलता है ना कंटेनर पकड़ते हैं। फिर वो कांस्टेबल होते हैं, वो दिहाड़ी लगाने से कहाँ बाज आते हैं। वो बेचारे, कहीं कंटेनर वाला कहता है मेरे से 20 हज़ार ले लिया, कोई कहता है 10 हज़ार ले लिया, कोई कहता है जी मेरा मोबाइल भी साथ ले गए मेरी गाड़ी की चाबी के साथ। तो सबकी चाबियाँ भी ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, इनकी तलाशियाँ भी लेते हैं। तो बहुत बेचारों को परेशान किया जाता है कंटेनर वालों को। बहरहाल जो इकदाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी है जी, छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, नौकरी से फारिग कर देंगे अगर नहीं पहुंचोगे फौरी तौर पे तो, और तातील का ऐलान कर दिया गया है जी कि लोग काम पे नहीं आएंगे। आसपास के होटल और तालीमी इदारे जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। कारकुनों को और शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के लोगों को हिरासत में लिया गया जो वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए थे मीडिया के, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया बाद में। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ लियाकत बाग की सराउंडिंग में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हुकूमत ने रावलपिंडी भी बंद कर दिया, ज़िला बता रहा हूँ मैं आपको, ज़िला रावलपिंडी बंद कर दिया, ज़िला अटक बंद कर दिया, ज़िला जेलम बंद कर दिया, ज़िला चकवाल भी बंद कर दिया। यानी आप अंदाज़ा करें कि इतनी खौफजदा और डरी हुई हुकूमत है कि एक जगह पर एहतजाज का ऐलान किया इमरान खान साहब ने कि मेरे लिए आपने वहाँ पहुँचना है। इमरान खान साहब ने इस मरतबा जो जुमला बोला, उन्होंने कहा रावलपिंडी में है, क्योंकि इमरान खान साहब भी रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं, तो वहीं पे लोग उन्हें मिलने के लिए भी जाते हैं। और रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को वैसे कभी मायूस नहीं किया। 13 की 13 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान साहब को जितवाई हैं, पूरे डिवीज़न को जितवाया है। और रावलपिंडी का ही वो कमिश्नर था जिसने इतनी बड़ी धांधली के बाद उसका ज़मीर जागा और उसने कहा ये क्या तबाही हमने फेर दी है, हम तो मुल्क को बर्बाद कर देंगे। हमने तो मुल्क उनके हवाले कर दिया जिनमें कोई एफिड्रीन के केस में था, कोई किसी केस में था, कोई ज़मीनों के केस में था, कोई जो है वो किसी कब्जा ग्रुप में था। तो हमने तो सारा मुल्क ला के उनको दे दिया। पढ़े लिखे लोग जो है बेचारे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनसे हमने 50-50, 60-60 हज़ार की लीड हमने छीन ली। तो ये तो अवाम का मैंडेट नहीं है। वो बेचारा फिर निकल के बोला, उसने बताया कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद वो गायब हो गया, आज तक उसका पता ही नहीं चलता, वो बेचारा दोबारा कभी सामने ही नहीं आया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है, और वो कह रहे हैं जी एहतजाज तो हम हर सूरत करेंगे और ज़रूर करेंगे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी पहले भी गिरफ्तारियां होती रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी 200-400-500 बंदा गिरफ्तार हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कारकुन मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, पंजाब की तरफ से आएंगे, अपर पंजाब की तरफ से आएंगे। मरी रोड को बंद किया गया है, बाकी मुल्क का जितने भी रोड है उन सबको बंद किया गया है। ये क्योंकि देखें एक जो वीकेंड होता है इसके ऊपर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, और यही टाइम होता है जब लोग यहाँ पे सड़क पे ट्रैवल करते हैं, तो वो रोड भी इन्होंने बंद कर दी है। तो हर तरफ लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक लियाकत बाग के इलाके में आके वहाँ पे एहतजाज करना था, तो पूरे के पूरे रावलपिंडी के डिवीजन में और सराउंडिंग में जो है वो एक कर्फ्यू लगा दिया गया।
अब आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत कितनी ज़्यादा खौफज़दा है, और यही होगी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अगले एक हफ्ते तक। मैं आपको कैसे कह रहा हूं, अपोजिशन को जो विजुअल्स चाहिए होते हैं, जो मनाजर चाहिए होते हैं, गिरफ्तारियों के, कंटेनर्स के, पकड़ धकड़ के, मार कुटाई के, कारकुनों के साथ ज्यादती करने के, जबर के, फस्तायत के, वो सारे मनाजर का बंदोबस्त ये हुकूमत खुद करके देती। इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर बाहर जलसा था, पूरा इस्लामाबाद बंद था। ये शाहिद खान अब्बासी साहब भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए बेचारे सर पीट रहे थे कि ये कहां के अक्लमंद, इन्होंने क्या किया। अब देखें, ऐन उस मौके पर जब शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, अव्वल तो उनकी बनती नहीं, फार्म 47 के जाली वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान में, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ जिनको अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब का मौका मिला और उन्होंने वहाँ पे जो खिताब किया वो कोई ज़्यादा मुतासर कुन नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की वो मुतासर कुन नहीं थी। मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, जब आलमी बरादरी इसराइल को कह रही है कि आप जंगबंदी करें, तो बजाय इसके कि वो जंगबंदी करें, उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं जी हम जंगबंदी किसी सूरत नहीं करेंगे, अब मुस्तरद करते हैं आपका मुतालबा। 700 उन्होंने लबनानी शहरी शहीद कर दिए हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, और इसराइल ने कहा जी कोई मैं आपकी अपील नहीं मान रहा, और उन्होंने ये कहा कि अब तक हमने 220 अपने अहदाफ को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह पे हमने ये हमला किया है, जबकि औरतों और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाँ बहक हुई है। और दूसरी जानिब जो लोग उनको ताकत से रोकने की कोशिश कर सकते हैं वो तो बिल्कुल खामोश हैं, और जो बाकी लोग हैं वो सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं कि अमेरिका ने अभी इसराइल को 8.7 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की है। इसमें से जंगी सामान के लिए 3.5 अरब डॉलर, और जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उसके लिए 5.2 अरब डॉलर इसराइल जो है वो खर्च कर रहा है। अब ये हथियार ही खरीदते हैं ना इन पैसों से, यानी जब ये पैसा मिलेगा इससे हथियार खरीदेंगे। अमेरिका फंडिंग करता है, देखिए इसको गौर करें, ये एक साइकिल है पैसे का। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, उसके अंदर जो है हर तरह के लोग रहते हैं अमेरिका में, अच्छा उनका टैक्स का निज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास इकट्ठा होता है, जिस बुनियाद पे दुनिया के अंदर वो एक अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। तो उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, डॉलर बहुत ज़्यादा है अमेरिका के पास। तो अमेरिका जो है वो अपने डॉलर्स की बुनियाद के ऊपर, अपनी ताकत की बुनियाद के ऊपर दुनिया पे सुपर पावर के तौर पे हुकूमत करता है, जो उनका दावा है। अब इसको अगर आप एक एंगल से देखें कि हथियार जो दुनिया में बेहतरीन कंपनियां बनाती हैं उनका ताल्लुक भी अमेरिका के साथ है। दुनिया में बेहतरीन हथियार अमेरिका और अमेरिका के इत्तहादी बनाते हैं, और जो लोग हथियार बनाते हैं उनके हुकूमतों के अंदर इन्फ्लुएंस है, तो वो अपने हथियार बेचना चाहते हैं। हथियार बेचने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि कहीं पे जंग लग जाए। अगर किसी भी मुल्क में जंग लग जाए या दो मुल्क आपस में लड़ पड़े तो फिर हथियार बहुत तेज़ी से बिकते हैं। तो जैसे कि यूक्रेन के अंदर जब जंग लगी रशिया के साथ, तो अमेरिकन जो हथियार बेचने वाले हैं, जो यूरोपियन हथियार बेचने वाले हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग जो है वहाँ की हुकूमतों ने की, और वो फंडिंग उन मुल्कों के पास थोड़ी गई है, वो तो घूम के वापस इनके पास आ गई। यानी उन्हीं की कंपनियों ने हथियार बेच दिए, हथियार वहां पे पहुंच गए, और वो जो सरकारी पैसा था टैक्स पेयर का वो चंद लोगों की जेबों में चला गया। ये है असल गेम। तो अमेरिका यूं पैसा देता है और उसी पैसे से वापस उनको हथियार बेचता है, और वो जो अमेरिकन कौम का पैसा है वो वहां पे लोगों की जेबों में चला जाता है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, दुनिया ऐसे ही चलती है ये साइकिल, और दुनिया का बेहतरीन धंधा है हथियारों का धंधा। जितने बड़े और ख़तरनाक हथियार बिकेंगे उतना बड़ा और वसी मुनाफा होगा। तो इसी तरह से इसको चलाया जाता है। अब तवज्जो होनी थी वज़ीर आज़म के खिताब की तरफ, हालांकि उस खिताब में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी कोई काबिल ज़िक्र चीज़ हो तो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर दूँ। वज़ीर आज़म का बड़ा स्टीरियोटाइप किस्म का एक खिताब था। अब तवज्जो होनी चाहिए थी उनके खिताब की तरफ, पूरी की पूरी तवज्जो इस फस्तायत की तरफ करवा दी हुकूमत ने। और भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोटेस्ट ही तो था, आप वो उन्हें करने देते, और आप जो है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हर तरफ शहबाज शरीफ साहब के खिताब की बात करते। इमरान खान साहब के तो अशरे शरीफ वो खिताब नहीं कर सके, जरूरत उनके अंदर थी नहीं। वो कहते हैं दुनिया को कि जनाब अमेरिका उनको फंडिंग क्यों दे रहा है, जब आप कहते हैं जंगबंदी करें, वो जंगबंदी नहीं करता, फिर भी आप उनको 8.7 अरब डॉलर दे रहे हैं। आवाज़ उठानी चाहिए थी कि इंसानों को मारने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आवाज़ नहीं उठाई। अब सारी तवज्जो बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, थोड़ी बहुत वहाँ पर चली जाती, जितनी बनती थी वो भी नहीं जाएगी। वजह यह है कि रावलपिंडी में टका के फस्तायत हो रही है और रावलपिंडी में रोकने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं हम तो नहीं रुकते, हमारे तो सारे काफिले आएंगे, हम गलियों मोहल्लों से निकलेंगे, हमारी खवातीन और बच्चे भी निकलेंगे, और जहां पे रोका जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली बनाई है कि वहीं पे हम बैठ जाएंगे। जहां पे हमें रोकेंगे सामने आएंगे, हम वहीं पे खड़े होकर एहतजाज शुरू कर देंगे, वहीं पे उनका मुकाबला करेंगे। गिरफ्तारियां करते हैं तो हम गिरफ्तारियां देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला हैं उन्होंने भी
श्योरिटी दी है कि जितने लोग गिरफ्तार होंगे उनको कानूनी मावनत फराहम की जाएगी और तमाम लोगों की जमानतों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो ये 2-4 दिन की गिरफ्तारी होती है, इससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते। ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके कभी भी ज़्यादा देर नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं होता। बहरहाल फिर भी लोग लंबे अरसे तक भी रहे हैं, लेकिन वो बड़ी कार्रवाइयाँ होने के बाद ये तो एक एहतजाज है और इसमें जो है वो पुरअमन एहतजाज करना अवाम का आईनी हक होता है। लेकिन यहाँ पे दफ़ा 144 लगा के कर्फ्यू नाफिज कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं कि निकलो और एहतजाज करके दिखाओ। तो ब्रूटल जो स्टेट फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों के खिलाफ। अब नाज़रीन एक वाक़या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि एक MNA के ऊपर अटैक हुआ और कौमी असम्बली में ख्वाजा शराज जो हैं वो MNA हैं और उनको जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मारा गया। लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अभी हाल ही में एक और वाक़या हुआ था। मैं अभी नाम नहीं ले रहा बंदे का और उसके पीछे एक मसलियत है अभी मुझे, क्योंकि जिसने बताई खबर उन्होंने कहा अभी आपने नाम नहीं लेना। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक MNA जिनको कुछ अर्सा पहले अगवा भी किया गया था और उनको बहुत परेशान भी किया गया था, उनकी खबर बहुत ज़्यादा मीडिया पे आई थी, मैंने भी उनके ऊपर वीलॉग्स किए थे। अब उनके जो MNA हैं वो मौजूद थे पार्लियामेंट लॉजेस में और वो ये समझ रहे थे वो महफूज हैं। तो नामालूम अफराद वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने पहुँचकर जो है वो उनको वहाँ से ले जाने की कोशिश करना शुरू की। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उस MNA ने फ़ौरन रब्ता किया कि जी मेरे तो यहाँ पे बंदे आ गए हैं, मुझे ले जाएंगे। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने फौरी तौर पे जो वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ है, जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद था, उससे रब्ता किया कि जनाब हमारे MNA को पार्लियामेंट लॉजेस से अगर कोई उठाकर ले गया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आप फौरी तौर पर एक्टिविटी करें क्योंकि स्पीकर ने वादा किया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जनाब उन्होंने अपना जो जूनियर ऑफिसर है उसको फ़ौरन वहाँ भेजा। तो जो नामालूम लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जूनियर ऑफिसर को डांट के वापस भेज दिया। जूनियर ऑफिसर भी जो है वो अच्छे रैंक वाला ऑफिसर था। उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा कॉल की और वो जो सीनियर ऑफिसर वहाँ पे मौजूद था वो खुद गया। जब वो गया तो वो जो नामालूम अफराद वहाँ मौजूद थे उन्होंने टेलीफोन के ऊपर एक बहुत सीनियर पुलिस वाले की बात करवा दी, बहुत बड़े ऑफिसर से बात करवा दी, उस सीनियर ऑफिसर की भी जिसकी ड्यूटी है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर सिक्योरिटी फराहम करना MNAs को। तो वो सीनियर ऑफिसर ने उसको कहा कि जी तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से, छोड़ दो। तो वो वहाँ से चले गए। अब MNA साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने कहा जी आप 5 मिनट किसी तरह गुजार लें, हम आ रहे हैं। और फिर उमर अयूब साहब की सरबराही में तकरीबन जो लोग वहाँ पे पहुँचे उनकी तादाद 13-14 बताई जाती है। जो MNAs थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 13-14 MNAs वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने जाके वहाँ रोला डाल दिया नामालूम अफराद के सामने ही, और कंधे पे हाथ रख के बड़े आराम से अपने उस MNA को लेके जो पहले अगवा हो चुका था वहाँ से निकल गए। पहले उसको वहाँ करीबी एक बिल्डिंग के अंदर ले गए, वहाँ पे उसको महफूज किया और उसके बाद उसको कहीं दूर दराज मुंतकिल कर दिया। तो ये है जनाब पूरी कहानी एक MNA की कि उसको वहाँ से अगवा करने की कोशिश की गई पार्लियामेंट लॉजेस से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कैसे उसको बचाया है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये MNA जो है ये वो बंदा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बयान अल्फी दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ये वोट डाल ही नहीं सकता तरमीम के हक में। अच्छा ये वोट सिर्फ एक सूरत में डाल सकता है कि काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो पीर वाले दिन के लिए एक बेंच बनाया हुआ है जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं, उसमें वो हुकूमत के हक में ये फैसला दे दे कि जनाब इन्हें वोट डालने का हक है, ये वोट डाल सकते हैं, इनकी सीट तो चली जाएगी लेकिन वोट इनका काउंट हो जाएगा। तो इसी सूरत में सिर्फ वो बंदा काम आ सकता है जिसको अगवा करने की कोशिश की गई। अब मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि एक केस लगा हुआ है पीर वाले दिन, कादी साहब ने पता नहीं पीर को भी वो सुना जाएगा या नहीं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर हो सकते हैं कि बेंच में बैठे ही ना, या हो सकता है मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार अगले हफ्ते में जाके इसका फैसला आए। तो जब भी इस रिव्यू पिटीशन का फैसला आएगा तो इसमें भी टाइम लगेगा। ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो ये MNA काम आता है। तो क्या उठाने वालों को पहले से पता है कि कादी साहब क्या फैसला देने वाले? ये मेरा सवाल है कि क्या उठाने वालों को पहले से पता था कि कादी साहब फैसला देने वाले हैं? अब इधर एक सवाल पैदा होता है, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, सदारती ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है वो भी इसी खेल का हिस्सा है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकालना भी इसी खेल का हिस्सा है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस कमेटी के अंदर लाना भी उसी खेल का हिस्सा है। और फिर जो फैसला आएगा वो फैसला, फिर इसका मतलब है कि फैसला साजों को पहले से पता है कि फैसला क्या आने वाला है और फैसले के बाद कौन से बंदे हमारे काम आने वाले हैं, तो बंदे चक लाओ। तो भारत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने मैक्सिमम बंदे कंट्रोल कर लिए हैं। मैक्सिमम बंदे मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस वक्त 3 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कंट्रोल नहीं हो रहा। और बड़े मजे की बात यह है कि हुकूमत के अपने 2 बंदे अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। एक बंदे का तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि हुकूमत का 1 वोट तो कम हो गया है, वो नहीं पड़ेगा, और दूसरा वोट जो है वो हुकूमत का
मेरे ख्याल में अब तक वो भी तकरीबन 80% कवर हो गया, तो हुकूमत को दूसरा वोट भी नहीं पड़ेगा। 2 वोट हुकूमत के टूट चुके हैं। हुकूमत की अपनी तादाद 214 से कम होकर 212 हो गई है। फजलुर रहमान साहब के 8 मिल भी जाएं तो इनको 4 और चाहिए, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सिर्फ 3 बंदे अभी तक खतरे की घंटी बजा रहे हैं, जिनको कंट्रोल करने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम पे हुकूमत की सांसें फूली हुई हैं, और यहां तक हो गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी ठीक है, हम कोई बात कर लेते हैं बीच वाली, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश करते हैं, और फौजी अदालतों वाली जो शिक है उससे हम पीछे हट जाएंगे, हम इतना तो कर सकते हैं। तो फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए हुकूमत पीछे पीछे हट रही है। लेकिन फजलुर रहमान साहब का स्टांस कहां पहुंच गया है, ये आपको मौलाना गफूर हैदरी साहब के बयानात से पता चल जाता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द गया, वो भी जाके फजलुर रहमान साहब से मिला, उन्होंने कहा जी वो तरमीम बना लेते हैं, आईनी अदालतें वक्त की ज़रूरत है। और आईनी अदालतों के लिए जो वजूहात अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी वजूहात दे। बिलावल ने जैसे बोला वो वजूहात हैं नहीं, यानी वो ये कहते हैं कि 90% वक्त जो है वो आईनी केसेस में लग जाता है, तो नहीं लगता भाई। 90% से ज़्यादा वक्त दूसरे केसेस में लगता है। आईनी केसेस क्योंकि रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए बिलावल को लगता है कि वो ज़्यादा वक्त में है, तो वो सही वाले डाटे के ऊपर सही वाली बात करे। मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा कि मुबारक सानी केस जो था उसमें कादी फायद ईसा साहब ने जो फैसला दिया था वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था, और अवाम के प्रेशर की वजह से, अवाम के दबाव की वजह से उन्होंने वो फैसला वापस लिया। आईनी तरमीम में हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो कादी फायद ईसा साहब का तो पत्ता काट दिया। मजहबी लोग जब ये कह देते हैं ना कि मजहब का मामला बीच में ले आते हैं और इस्लाम का मामला बीच में ले आते हैं, तो फिर इनके लिए गुंजाइश नहीं होती सपोर्ट करने की। तो कादी फायद ईसा साहब पे ये वाला जो अटैक किया है फजलुर रहमान साहब की जमात ने, और उन्होंने कहा जी कि मुबारक सानी वाले केस में कादी साहब को वो देखते हैं कि उन्होंने जानबूझकर किया था, लेकिन अवामी दबाव पे वो पीछे हट गए। अब ये क्योंकि मजहबी एलिमेंट को बीच में ले आए फजलुर रहमान साहब की जमात, और जब मजहब को ये बीच में ले आए तो फिर इनके पास पीछे हटने के चांसेस खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि गवर्नर जैसे ओहदों के लालच के अंदर हम अपने असूल से पीछे नहीं हट सकते। शेख वकास अकरम साहब नादरीन जब से बने हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद सबको पता था कि शाम 4 बजे वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनका सारा कारोबार बंद कर दिया, उनके पेट्रोल पंप बंद कर दिए, उनकी गाड़ियां बसें पकड़ के बंद कर दी, उनका जो आबाई घर है झंग वाला वहां पे छापे मार रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। और वहां पे पैगाम क्या दिया जा रहा है कि हमसे रब्ता करें। अब शेख वकास अकरम साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ, ये कौन सा रवैया रियासत का, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो हमारा हक है, हम अपना आईनी हक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर, तो फिर तो हमें ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, और ये तो मुल्क सियासत के काबिल नहीं रहेगा। बहरहाल वो अपने मौके पे अभी तक तो डटे हुए हैं। जब मेरी उनसे बात हुई, तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।